I get चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज बात होगी कोरोना के खतरात की, और ये कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया वैक्सीनेशन के हवाले से तैयार दिखाई दे रही, तो वहीं यूके में नए कोरोना से डर पैदा हो गया, संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। और इस हवाले से हमने देखा कि कई मुल्क ने यूके पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया है। हिंदुस्तान में भी कई पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए जब वो यूके से रिटर्न आ रहे थे। इसमें दिल्ली के कुछ पैसेंजर हैं जो वापसी करते हुए एयरपोर्ट पर देखे गए। तो वहीं अगर हम बात मुंबई की करेंगे तो मुंबई में भी कई पैसेंजर देखे गए यूके रिटर्न। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए काफ़ी ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जाता है कि एक जानिब जहां वैक्सीनेशन के लिए हिंदुस्तान तैयार है और तैयारियां की जा रही कि कोल्ड स्टोरेज कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे और वैक्सीन कैसे तकसीम किया जाएगा। इस बीच नया जो स्ट्रेन है ब्रिटेन में जो मिला है वायरस का, वो कितना चुनौती देने वाला है, चैलेंजिंग देने वाला है, इस पर हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका तारुफ कराएं। इससे पहले अपने साथी को एंकर का हम तारुफ करा दें। हमारे दरमियान अभय उपाध्याय साहब मौजूद हैं और दो खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर शहला साहिबा जो कि हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं अपने प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। साथ ही साथ एक और डॉक्टर हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर फजलुल इस्लाम साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले फजलुल इस्लाम साहब आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ। ब्रिटेन में एक बार फिर से तहलका मच चुका है, कहर बरपा हो गया है, एक नया स्ट्रेन आया है कोरोना का और कहा जा रहा है कि ये 70% पिछले कोरोना वायरस से ज्यादा एक्टिव है। हिंदुस्तान इस हवाले से किस तरह से मोहतात रहे, इस पर क्या कुछ जी देखिए, अभी जो ये नया स्ट्रेन आया है इसको नाम दिया गया है VUI 2020-12/01। मतलब ये पहला वेरिएंट है कोरोना वायरस का जो कि दिसंबर 2020 में इसको डायग्नोस करा गया। तकरीबन 13 दिसंबर के आसपास ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था और इसलिए इसका नाम है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन 2020-12/1 मींस दिस इज द फर्स्ट वेरिएंट। बहरहाल इसके बारे में मैं बताता चलूं, इन्वेस्टिगेट करा जाता है, इसके ऊपर स्टडीज चल रही है, बहुत जल्दी होगा अगर हम लोग इसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे। ये जरूर इसके अंदर है कि इसकी जो कवरिंग होती है जिसको हम एस प्रोटीन बोलते हैं, उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस पाए गए हैं जीनोम के अंदर, जिसकी वजह से ये जरूर इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी जो ताकत है बढ़ जाती है स्प्रेड करने की। बहरहाल अभी तक जितने भी केसेस आए हैं तकरीबन 1200 के अप्रॉक्स केसेस यूके में मिले हैं, स्पेसिफिकली इन साउथ ईस्ट यूके। वहां पे जो नंबर ऑफ केसेस हैं तकरीबन 1200 के आसपास आए हैं जी। उसमें ये देखा गया कि इसके अंदर पोटेंशियल है स्प्रेड करने की, लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई हैं एक हफ्ते के तकरीबन है 8-10 दिन की हमारे पास, उसके अंदर यही अपडेट है कि ना तो ये उतना लीथल है और ना ही जितना ये स्प्रेड करने के अलावा इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल नहीं है कि ये लीथल बन सके, यानी कि जानलेवा साबित हो सके। और ना ही एक खुशखबरी इसके साथ ताल्लुक से जो अब तक पता लगी है वो ये कि ज्यादा सीवियर डिजीज यानी कि ज्यादा शिद्दत के साथ लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा। जरूर मैं इस बात कहूंगा कि ये स्प्रेड करने की ताकत इसके अंदर ज्यादा है, लेकिन सीवियरिटी की अगर हम बात करें और लिथलिटी की बात करें तो ये ज्यादा लिथल नहीं है, ज्यादा सीवियर नहीं है। ये अब तक के इन्वेस्टिगेशन हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये ठीक है कि उससे उतना घातक नहीं है या फिर उससे कम घातक है, लेकिन क्या एक आने वाले किसी खतरे का संकेत माने? जिस तरीके से म्यूटेंट है ये और म्यूटेशन के जरिए कई बार अपना रूप बदल चुका है, तो ये मान के चलें कि आगे कुछ और वेरिएंट्स इसके सामने आ सकते हैं, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। अगर ये वेरिएंट ये जैसे ये पहला वेरिएंट है और अगर हो सकता है कि आगे भी और वेरिएंट्स हमें देखने को मिले। यूजुअली वायरसेस जो होते हैं ये RNA वायरस है और ये इनके अंदर ये कुव्वत होती है, इनके अंदर ये क्षमता होती है कि अपनी म्यूटेशन बनाते रहते हैं, ये अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। जैसे कि पहले हमें स्वाइन फ्लू देखने को मिला था, तो स्वाइन फ्लू के भी हर साल वेरिएंट्स अलग अलग थे। सीजनल फ्लू के हम जो हमारे वायरसेस होते हैं वो भी अपने आप को म्यूटेट करते हैं। जो पिछले साल था वेरिएंट वो इस साल नहीं होगा, अगले साल कुछ और होगा। तो इसी तरह से इसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि अपने आप को म्यूटेट करेगा और ये म्यूटेट करे तो ऑब्वियसली बात है कि इसके स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए फिर दिक्कत हो सकती है। तो जो पहले डॉक्टर साहब एक बात मैं समझना चाहता हूं कि इसके पहले जो म्यूटेंट वायरस तो पहले भी हुए होंगे और तो क्या उनके लिए जो वैक्सीन उस समय चल रही होगी, एक नया इनका वेरिएंट आ गया तो फिर क्या वैक्सीन में भी कोई तब्दीली करनी पड़ती है, कोई उसमें नई चीज इजाद करनी पड़ती है, या फिर एक वैक्सीन ही उसके लिए इतना कारगर होता है कि वो अलग अलग वेरिएंट के ऊपर वो काम कर सके? हाँ बिल्कुल, आप सही
सही कह रहे हैं, आपका सवाल यही है और इसका जवाब इसी में छुपा है कि जो वेरिएशन अभी जो ये फिलहाल VUI निकल कर रहा है 01 2012 में, इसका तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये म्यूटेंट जो है, ये जो म्यूटेशन हुआ है, ये शायद जो कोरोना वैक्सीन बन रही है इसको हम लोग इससे कवर अप कर पाएंगे। लेकिन आगे वाले जो जीनोमिक म्यूटेशन होंगे उसके बारे में कह पाना मुश्किल है। लेकिन यूजुअली जो वायरस के अंदर म्यूटेशन होती है, दे आर ऑल प्रोन टू द वैक्सीनेशन, यानी जो वैक्सीनेशन हम देंगे उससे वो प्रोन होंगे और होपफुली उससे हमें वैक्सीन मतलब एंटीबॉडीज मिल जाएंगी। ठीक है डॉक्टर शहला साहिबा, आपके पास मैं आऊंगी सवाल के साथ। ब्रिटेन में कोरोना के न्यू रिटर्न्स पर लोग खौफजदा हैं। हिंदुस्तान को किस हद तक खौफजदा होने के लिए तैयार रहना चाहिए, या फिर हिंदुस्तान को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और एहतियात बरतने की ज़रूरत है सरकारी सतह पर और समाजी सतह पर? देखिए, समाजी सतह पर एहतियात बरतना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे अभी बात हो रही है, वायरस की तो अपनी एबिलिटी है, वो म्यूटेट करता ही रहता है इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। जैसे अभी अभय जी ने पूछा, हर साल अभय जी हमारी जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है वो चेंज हो जाती है, बिकॉज वायरस की म्यूटेशन के हिसाब से हर साल वैक्सीन डिसाइड की जाती है कि इस साल की वैक्सीन क्या होगी। तो हर साल हम मार्च अक्टूबर में अपनी वैक्सीन लगाते हैं। इसी तरह कोरोना वायरस की वैक्सीन जो अभी है, शुक्र है कि ये म्यूटेशन उससे कवर हो रहा है। आगे आगे जैसे साल दर साल, बिकॉज कोरोना की वैक्सीन भी जो हमें लगेगी वो साल भर के लिए ही इफेक्टिव होगी, वो ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे रही है। तो हर साल हमें वैक्सीन की म्यूटेशन के हिसाब से करना पड़ेगा। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि ये जो हमारी कुछ अच्छी आदतें हैं, मास्क पहनना एक बहुत अच्छी आदत है, इससे इस सीजन में फ्लू भी नहीं हुआ है। और उसके अलावा जो साफ सफाई की बात हो रही है, देखिए इस साल दिल्ली जैसी, मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में एक डेथ डेंगू से हुई है जहां पर हजारों होते थे। तो कहीं ना कहीं जब हमारी सामाजिक जागरूकता बढ़ती है तो हमारी बाकी बीमारियां भी उससे बहुत कंट्रोल हो जाती हैं। और उसके अलावा जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, वो अभी भी काफी मजबूत है। पोलियो वैक्सीनेशन का इतना बड़ा अभियान हमने चलाया है और उसी अभियान के दौरान हम ये कोवैक्सीन, जो हमारी वैक्सीन हमें मिलेगी सीरम इंस्टीट्यूट की, उसमें 2 से 8 डिग्री में ही काम चल जाएगा, जो पोलियो वैक्सीन का भी काम है। तो हमारा वो जो सिस्टम बना हुआ है वो उस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। लेकिन देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक रहने की जरूरत है। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आज और कल में खत्म हो जाएगी। मैं आज ही न्यूज पढ़ रही थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो ये सोचा है कि 20-21 में नर्सरी एडमिशन ही नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहां जाएगा ये। तो वैक्सीन आते आते हम लोग उससे थोड़ा सा कंट्रोल होना शुरू होंगे। डॉक्टर शैला, अभी जो बात हो रही थी, जहां से सना ने बात शुरू की, यूके में जो नया वायरस मिला है इसका, और डॉक्टर फराज साहब बता रहे थे कि उतना घातक नहीं है, तो क्या ये भी मुमकिन है कि चूंकि ये वेरिएंट जो है उतना घातक नहीं है, ज़्यादातर लोगों में अगर ये पहुंचेगा, लोगों में उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनेगी, इम्यूनेशन, जी देखिए, हार्ड इम्यूनेशन की बात जो कर रहे थे हम लोग, हार्ड इम्यूनिटी की जो बात होती है अभी जी, अभी भी हिंदुस्तान में जो वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं वो इतने सब क्लिनिकल हैं कि लोगों को सिम्टम ही नहीं हो रहा है। जब हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि उनकी एंटीबॉडी बनी हुई है। ये जो नया वेरिएंट आया है, इसकी इफेक्ट करने की क्षमता बढ़ गई है। जैसे डॉक्टर फजरुल इस्लाम ने बताया कि उसकी डिजीज की सिवियरिटी नहीं बढ़ी है, लेकिन अगर आप उसके कांटेक्ट देखिए, वायरस का इन्फेक्शन हमेशा वायरल लोड से होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक वायरस मेरे आसपास घूमता हुआ आया और मेरा इन्फेक्शन हो जाएगा। जब मेरा वायरल लोड बढ़ जाएगा, जब मैं किसी ऐसे लोग के आदमी के कांटेक्ट में रहूंगी जिसका वायरल एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा है और मेरी इम्यूनिटी कम है। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी की जहां तक बात है, हम इस वायरस से घबराए हुए इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी इसलिए क्योंकि हमें लॉन्ग कोविड के बारे में कुछ नहीं पता। अब हम लॉन्ग कोविड की बात करने लगे हैं कि जो लोग इससे उभर के आ चुके हैं, जो इनिशियल सिम्टम से आ चुके हैं, बाद में भी ये इफेक्ट कर रहा है। तो मैं तो ये किसी को सलाह नहीं दूंगी कि हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए आप कहीं ना कहीं अपनी ढिलाई कर दें। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन्फेक्शियस स्ट्रेन अगर हमसे दूर रहे वही ज्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा था। डॉक्टर फराज, आपसे चूंकि बात शुरू हुई थी, आप भी थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करें। डॉक्टर शैला ने भी बताया कि क्या ये जो कमज़ोर वेरिएंट्स हैं, क्या ये मदद करेंगे हर्ड इम्यूनिटी में? मेरा सवाल इनफैक्ट ओरिजिनली ये था। हेडिंग टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी इन दिस फॉर्म कि हम जो है एक दूसरे को मतलब ये हल्का इन्फेक्शन सबको स्प्रेड कर दें और फिर हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर कर लें। हर्ड इम्यूनिटी जब भी एक्वायर होगी जब हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे,
मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन अनफॉर्चुनेटली गेट्स अफेक्टेड और इन्फेक्टेड विद वायरस। तकरीबन 80% पॉपुलेशन जब अफेक्ट और या इन्फेक्ट हो जाएगी वायरस से, तब हम कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कम्युनिटी ने अक्वायर कर ली है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम इस वायरस के लिए हम एक्सपेक्ट करें कि इससे हमें हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर होगी। जो शहला ने और सना मैडम ने एक बात कही अभी, मैं उस पर थोड़ा सा तवज्जो देना चाहूंगा। जो उपाध्याय साहब आप भी पूछ रहे हैं बार बार कि क्या हम लोग जो है मतलब इस खतरे से नए वाले कोरोना वायरस से डरें और पुराने वाले को भूल जाएं। बहरहाल ये माइक में हम लोग देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है अभी ये कि जैसे डॉक्टर शैला ने बताया कि पहले मेडिकल फ्रेटर्निटी और पब्लिक दोनों डरे हुए थे, अब सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी पब्लिक को हम देखते हैं कि पब्लिक इज टेकिंग लाइटली अनफॉर्चुनेटली, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब मास्क का इस्तेमाल लोगों ने कम कर दिया है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कब तक ध्यान रखेगा, पुलिस कब तक चालान काटेगी कि आप मास्क लगाइए। तो हमें खुद ध्यान रखना है, चाहे नया वायरस हो चाहे पुराना वायरस हो। जैसे डॉक्टर शैला ने फिर जिक्र करा था कि हर साल सीजनल फ्लू आता है, उसके लिए हम लोग मास्क लगा के घूमते तो शायद बच जाते हैं, लेकिन इस बार मास्क लगाया तो सीजनल फ्लू भी स्प्रेड नहीं करा। तो दिस इज समथिंग न्यू कॉमन, दिस इज न्यू नॉर्मल। तो अब हमें मास्क का इस्तेमाल करना ही चाहिए, 2 मीटर की दूरी से बात करनी चाहिए, जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सके। तो मैं उपाध्याय साहब एक बात पर जोर देना चाहूंगा कि नए वाले वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, अभी पुराने वायरस का कहर खत्म नहीं हुआ। नए वाले वायरस ने तो शैला साहिबा, नए वाले वायरस से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उस मकाम पर जब पुराने वाले वायरस के हवाले से वैक्सीन ही नहीं आई और दूसरा वायरस आके फिर से हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, तो क्या डरना नहीं चाहिए? और तीसरा पहलू ये भी है कि हम आवाम में देख रहे हैं डर और खौफ नहीं, बेदारी की आप बात कर रहे हैं, बहुत महाज पर आवाम फेल होती हुई दिखाई दी। जी, इसको बोलते हैं पेंडेमिक फटीग, कोरोना फटीग। थक गए हैं हम कि कब तक, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा। लेकिन ये जो वायरस है, ये पुराना या नया वायरस जो है, जब से ये कोरोना वायरस आया है टेक्निकली इसकी 4000 म्यूटेशंस आ चुकी हैं। वो इतनी लो थी कि वो कुछ इफेक्ट नहीं कर रही थी, तो किसी को पता नहीं लगा। ये जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है, ये थोड़ा सा क्या 70% इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ये खबरों में आ गया है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये सितंबर से चल रहा है, तो अगर ये कल से यूके की फ्लाइट बंद कर रहे हैं, मैं तो इसी बात को गलत मानती हूं कि अगर दुनिया में पहले ही जनवरी से लॉकडाउन हो जाता तो ये बीमारी इस कदर नहीं फैलती। पता नहीं क्यों जो गवर्नमेंट्स हैं वो जब ऑलरेडी वायरस जो है वो फ्लाई करके, अरे भाई 8 घंटे की फ्लाइट है, सितंबर से आपके यहाँ वायरस आ रहा है और अब आप 22 दिसंबर को ये बंद कर रहे हैं, ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। तो नया या पुराना हमें डर के ही रहना है। और जैसे बीच में क्वारंटाइन अपनी सहूलियत के हिसाब से रूल बनाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी क्वारंटाइन 14 की जगह अब आप सिर्फ 7 दिन कर लीजिए। भाई क्यों कर लीजिए? हर चीज की एक वजह होती है। तो कोरोना एपिडेमिक और पेंडेमिक फटीग दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। हम इस बात, जो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो 14 दिन तक कम से कम आप उसको आइसोलेशन में रखें। अब वही बात, आइसोलेशन और क्वारंटाइन दो अलग अलग चीजें हैं। क्वारंटाइन का मतलब है कि आपको बीमारी है या नहीं है, आपको अलग रहना है। आइसोलेशन का मतलब कि आप पॉजिटिव हो गए हैं और तब आप एक अलग कमरे में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है कि अगर नहीं है तो सब मिलजुल रहे हैं। अरे भाई, इसीलिए तो आपको क्वारंटाइन कर रहे हैं कि खुदा ना करे आपको वो बीमारी अभी इफेक्टिव स्टेज में नहीं है, माने आपकी इंक्यूबेशन स्टेज में है, तो कम से कम आप दूसरों को तो नहीं फैलाएंगे। और एक दूसरी चीज सना और अबे जी, जो प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है, बच्चों में ये एक आम धारणा है कि बच्चों में बीमारी नहीं है। जनाब, बच्चों में भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है और वो बन जाते हैं, जरिया बन जाते हैं वायरस फैलाने के। तो हो ये रहा है कि फैमिली में सब अपने अपने कमरे में क्वारंटाइन हो गए और वो एक बच्चा जो घर का है वो सबके पास जा रहा है, तो वो बच्चा जो है वो कैरियर है और वो सबको कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस और लॉजिक, साइंस है, लॉजिक से काम करना पड़ेगा। कल मैंने सुना, मैं पुरानी दिल्ली गई थी तो वहां बात हो रही थी कि भाई ये नया स्ट्रेन जो है ये कानों से भी अंदर जाता है, तो अब हमें कान भी ढक के रखने पड़ेंगे। अरे भाई, आप मुंह तो ढक लीजिए। जो हमारा नेजल स्प्रेड है, जो आपको पता है कि क्या होता है, तो अफवाहें मत फैलाएं। जो लॉजिक है, जो साइंस है, उसको माने और उसको निभाएं। तो कुल जमा डॉक्टर शैला, कहने का मतलब ये कि वैक्सीन तो जब तक आना है वो आएगी, लोगों तक वो तकसीम होगी, पहुंचेगी जब तक। उसके पहले ये है कि हम लोग उन्हीं आदतों को बरकरार रखें जो हमने मार्च से शुरू किया था। और एक और टेंडेंसी लोगों की जो है, जो एहतियात नहीं बरतने का खामियाजा मुझको लगता है मेडिकल फ्रेटर्निटी पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जो आप वायरल लोड की बात कर रही थी, वो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं इससे,
हर रोज हजारों की तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। अभी जी हजारों सेंटर बनाए जा रहे हैं, 1000 बेड का सेंटर है, 100 बेड का सेंटर। जब वहां डॉक्टर और नर्सेज ही नहीं है उन्हें देखने वाले, तो वो पेशेंट करेगा क्या वहां पर? तो आप अगर बीमार होके पहुंच जाते हैं और वहां पर आपकी देखभाल वाला ही नहीं है, तो आप बीमारी से डरिए, इस लेवल तक अपने आप को आने ही ना दीजिए कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर फराज, एक जो पिछले 2 महीनों में हमने एक तेजी देखी, खास करके हिंदुस्तान की बात करें तो उत्तरी इलाकों में, खास करके दिल्ली में भी हमने देखा, तो क्या ये नवंबर महीने से शुरू हुआ और सबसे काला नवंबर भी उसको कहा गया, तो क्या ये मानकर चलें कि इसका सीधे सीधे एक रिश्ता तो सर्दियों से जुड़ता है, क्योंकि यूरोप में भी सर्दियां आई तो एक 3rd फेज वहां पर अटैक हुआ वायरस का, तो क्या ये इसका मौसम से भी इसका कोई लेना देना है? अब ये मतलब ये क्या प्रूफ हो गया इसके बाद? कोई एस्टेब्लिश फैक्ट है नहीं। जब आप, मैं इसको इस बात से बताना चाहूंगा, जब ये अप्रैल में थे तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मई और जून में जब दिल्ली में गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना जो है खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन इसका कोई सीजनल वेरिएशन इसका कुछ है नहीं। यस, इट डज, मतलब ठंडा मौसम डज हेल्प इन स्प्रेडिंग लिटिल फास्टर, बट बहुत ज्यादा कोरोना पे टेम्परेचर के वेरिएशन। लेकिन फराजुल इस्लाम साहब, साइंस ये कहता है कि अब वायरस ठंड में जल्दी मरते नहीं है। मैं वो तो बताना चाह रहा हूँ कि इसका सीजनल वेरिएशन इसके ऊपर कुछ है नहीं, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन कुछ इसके ऊपर है नहीं। ठीक है शैला साहिबा, हाँ सना, जो हमारी टेंडेंसी होती है ना, सर्दी में हम सब अंदर बैठने लगे। हमने ये बोला था कि जब ये वायरस आया था कि आप खुले में बैठिए, आप अपनी खिड़कियां खुली रखिए, जितना अच्छा आपका सर्कुलेशन होगा। एसी हमारे बहुत अच्छे सर्कुलेट हो रहे थे, वो सब बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए, लोग अंदर बैठने लगे। और अब जो है जैसे तभी तो ये सर्दियों में बढ़ा है, क्योंकि हमारी जो एक्सपोजर है, जो सर्कुलेशन है, वो कम हो गई है। तो वायरस रेजिस्टेंट, देखिए सर्दी में यू आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन। वायरस अपनी एबिलिटी नहीं बढ़ा देते, ऐसा नहीं है कि सर्दी में वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सर्दी में हमारी उसको झेलने की ताकत कम हो जाती है, तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो यही चीज अगर गर्मी में हमारे सामने 100 वायरस आएंगे तो शायद हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन सर्दी में अगर 100 वायरस आएंगे तो हम उसको पकड़ लेंगे। तो ज्यादातर जो फ्लू और जो ये पकड़ा जाता है वो सर्दी में पकड़ा जाता है, इसीलिए सर्दी को बोला जाता है कि सर्दी में आप अपने आप को बचाइए। बिल्कुल। डॉक्टर शैला, अभी पिछले 7-8 महीनों से लगातार हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों की जानकारी में तो ये ज्यादा होगा, इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम पर बहुत सारी दवाएं अचानक से आ गई हैं मार्केट में। अब तो टूथपेस्ट से लेकर और लोशन तक जो भी है उसमें सब में लोग ये ऐड में आने लगे हैं कि इनसे इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। लेकिन क्या मेडिसिन के जरिए इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है? तो अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर एक दीवार तो खड़ी की ही जा सकती है सुरक्षा की, जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता। जी देखिए, इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब है कि आप अपनी लड़ने की ताकत बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन लड़ने की ताकत जो सबसे ज्यादा घटती है वो स्ट्रेस से घटती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्ट्रेस से आप बीमार हो जाते हैं, स्ट्रेस आपके आके कोई डंडा तो मार नहीं रहा है, स्ट्रेस आपकी लड़ने की ताकत कम कर देता है। अब कोरोना में हर चीज का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उसका स्ट्रेस है, हम सब घर पे बैठे हैं, कमाई आधी हो गई, तो कहीं ना कहीं आप इम्यून बूस्टर ले रहे हैं लेकिन साथ में वो स्ट्रेस उसको डाउन भी कर रहा है। इम्यून बूस्टर के साथ दिक्कत क्या है कि आप ले तो रहे हैं लेकिन उससे इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये नहीं पता। लेकिन मैंने बहुत लोगों को हमने क्लिनिकल इसमें सेटिंग्स में देखा है, डॉक्टर साहब भी बताएंगे, क्योंकि वो इम्यून बूस्टर ले रहे हैं तो वो इतनी गर्म चीजें खा रहे हैं कि काफी सारी बीमारियां उसमें बढ़ गई हैं। जिनको लोगों को पाइल्स या हेमोरॉइड्स या ब्लीडिंग नहीं होती थी वो होने लगी है, या लोग इतना ज्यादा हैवी खा रहे हैं कि एसिडिटी होने लगी है। तो अपने हिसाब से, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लीजिए। दिवाली के गिफ्ट पैक में जो इम्यूनिटी बूस्टर आया है, हर चीज खाना जरूरी नहीं है। हम अगर मल्टीविटामिन देते हैं तो हम तरीके से देते हैं कि 1 महीना आप पहले विटामिन ई खाइए, फिर 1 महीना आप विटामिन B12 खाइए। यहाँ तो सब कुछ ही साथ चल रहा है, तो किसी से पूछ कर खाइए, अपने आप 2, 3, 4 चीजें एक साथ मत खाइए। फराजुल इस्लाम साहब, स्ट्रेस फ्री की बात और स्ट्रेस की बात हम कर रहे हैं। हमने देखा कि कोरोना का जो ये पैंडेमिक चला, इसमें स्ट्रेस में लोग जाते हुए दिखे इसलिए कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए, और बाज़ दफ़ा ये देखा गया कि जो ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते थे उन्हें कोरोना हो गया। तो ऐसे में सवाल ये आम लोगों के सामने ये उठता है कि उन्होंने तो बहुत प्रिकॉशन लिया, मैंने उतना लिया नहीं था, लेकिन उन्हें ही हो गया। तो क्या ये इसकी वजह एक स्ट्रेस मानी जाए कि आप दिमागी तौर पर अपने जहन में इन तमाम चीज़ों को सोच रहे थे? देखिए सना मैडम, आपने बहुत अच्छे पॉइंट पेश करा है और मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। एक तो जैसे डॉक्टर शहला ने जिक्र करा, इम्यून बूस्टर्स बाद में, पहले अपनी मेंटल रिलैक्सेशन है,
उससे पहले प्रॉपर स्लीप है। अगर हम लोग रात को ठीक से नहीं सो पाते हैं, अपनी गहरी नींद नहीं लेते हैं, तो जाहिर सी बात है बिकम मोर प्रोन, नहीं सिर्फ कोरोना वायरस के लिए बल्कि हर तरह के सीजनल वेरिएशंस की जो सीजनल फ्लूज होते हैं उसके लिए भी हम लोग प्रोन हो जाते हैं। रही बात मेंटल स्ट्रेस की, तो जाहिर सी बात है अगर हम सोएंगे नहीं तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग मेंटल स्ट्रेस के बाद हमें बात करनी है अपनी प्रॉपर डाइट की। तो फर्स्ट इज मेंटल स्ट्रेस, सेकेंड इज प्रॉपर डाइट एंड थर्ड इज एक्सरसाइज। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दिल्ली में एटलीस्ट या नॉर्थ इंडिया में कि नॉर्दर्न इंडिया के लोग अब सर्दी झेल रहे हैं कि जाकर के मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन जिस भी तरीके से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकें, रूम में स्किपिंग करके या जॉगिंग करके, जॉगिंग करें में या फिर योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इसके बाद नंबर आता है इम्यून बूस्टर। इम्यून बूस्टर पहले सुपरसीड नहीं कर जाएगा डाइट प्लान को, लाइफस्टाइल को, इन सब चीजों को सुपरसीड नहीं कर सकता इम्यून बूस्टर। इम्यून बूस्टर कम्स आफ्टर द थिंग मेंटल स्ट्रेस, कंसंट्रेशन करने के लिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद, डाइट के बाद, नींद के बाद फिर नंबर आता है इम्यून बूस्टर। रही बात इस बात की, जैसे आपने जिक्र करा कि कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो बहुत प्रिकॉशंस लिए, इससे गलत धारणा लोगों में फैलती है और लोग जो मिथ्स के शिकार हो जाते हैं वो यही होता है कि लोगों को लगता है हमने तो पूरी प्रिकॉशंस ली, उसके बाद भी हमें कोरोना हो गया। तो देखिए कहीं ना कहीं तो लूपहोल हुआ है, तभी आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है। प्रॉपर अगर हम लोगों ने मास्क नहीं लगाया, शील्ड का इस्तेमाल नहीं करा, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा, तो जाहिर सी बात है कोरोना के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेट करने को भी मना कर देते हैं, लेकिन कन्विंस करना पड़ता था, हम तो 8 महीने से घर के बाहर नहीं निकले। लेकिन जो घर के बाहर जा रहा है वो प्रॉब्ली नौजवान जा रहे, नौजवान जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो टॉलरेट कर गए उनकी बॉडी, जैसे डॉक्टर ने बताया सब घर में किसी आदमी ने हो गया सीरियस। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये कहना कि हम लोगों ने प्रिकॉशंस लिए, हमें कोरोना हो गया, क्यों हो गया, तो थोड़ी आवाज आपकी साफ नहीं पहुंच पा रही है, आपसे फिर एक बार जुड़ते हैं हम लोग। डॉक्टर शैला, तो एक 360 डिग्री अगर अप्रोच की बात करें इस वायरस के अगेंस्ट, तो वो क्या होना चाहिए पूरे लाइफ स्टाइल से लेकर और मेडिसिन के इस्तेमाल तक, वो एक जरा बता दें एक बार फिर से, तो जाहिर सी बात है कि अभी इसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल, सबसे जरूरी ये है कि हमें जो मास्क पहनना है, मास्क इज द वैक्सीन, ये एक मोटो है जो अब हम मेडिकल पर्सनल इसको बढ़ाना चाहते हैं कि आप जो है अगर मास्क पहनेंगे तो वही आपका सबसे अच्छा बचाव है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब आप बाहर वालों से मिल रहे हैं तब आपने मास्क पहना हुआ है, लेकिन जब आप घर में बैठे हैं, आपको पता है ये नवंबर जो है काला नवंबर क्यों हुआ, क्योंकि दिवाली थी, तो छोटी छोटी गैदरिंग्स थी, तो जब आप घर में साथ बैठते हैं तो आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं और जोर जोर से बातें कर रहे हैं, तो वो जो स्प्रेड है वायरस का, अगर वो थोड़ा भी था आपके अंदर तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको पता है क्रिसमस की पार्टीज में अब म्यूजिक बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब एक पीछे म्यूजिक चल रहा होता है तो आप ऊंचा बोलते हैं, जब आप ऊंचा बोलते हैं तो आपका थूक ज्यादा दूर तक जाता है। तो पहली और दूसरी चीज, ये लोगों को क्यों हुआ, ये मैं पीछे से आगे आ रही हूँ, क्योंकि आपके यहाँ जो हेल्प आ रही थी, जो पार्ट टाइम हेल्प है, वो तो 10 जगह जाके आ रही है, उसको तो आपने नहीं बोला मास्क पहने, और तो ये सब दिक्कत हो रही थी। तो जनाब मास्क पहनिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जिसका मतलब जैसे डॉक्टर इस्लाम ने बोला कि खाना पीना अच्छा है, नींद अच्छी है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, अपने बड़े बूढ़ों का ज्यादा ध्यान रखें, बिकॉज उनको जो है ये अगर ये बीमारी ज्यादा प्रॉब्लम करती है। दूसरी चीज, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें, उसमें हमारा मेंटल हेल्थ भी आ जाता है, उनसे बात करें, हमें सबको अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा बढ़ा के रखना है। जब 3-4 महीने में हमारे पास वैक्सीन आएगी, देखिए जिस दिन वैक्सीन लगेगी, वो वैक्सीन जिसको लगी उसको भी 3 हफ्ते में इम्यूनिटी डेवलप होगी, और वो भी 2 डोजेस के बाद। तो इसका मतलब ये हो गया कि जून जुलाई तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हम सबको ध्यान देना ही देना है। दूसरी चीज, अगर आपको सिम्टम होता है छुपाइए नहीं, प्लीज छुपाइए नहीं, जाके टेस्ट कराइए। और अगर थोड़ा सा अब तो कोई आपको हॉस्पिटल में पकड़ के बंद नहीं कर रहा ना, अगर थोड़ा सा है तो वो घर पे ही ट्रीट हो जाएगा। लेकिन कोरोना के साथ दिक्कत क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइटोकाइन स्टॉर्म। आप ठीक हो रहे होते हैं और सडनली एक दिन के अंदर ही आपकी बॉडी गिव्स वे, तो उस हालत तक ना पहुंच दीजिए। और इम्यूनिटी के चक्कर में ज्यादा चीजें एक साथ
कंज्यूम मत कीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर फराजुल इस्लाम साहब, जैसा कि आपने भी कुछ देर पहले कहा, शैला साहिबा ने भी कहा कि ये न्यू नॉर्मल है और हम जानते हैं कि न्यू नॉर्मल है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यूज टू हो चुके हैं न्यू नॉर्मल से, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेजार हो चुके हैं, जो बेजार हो चुके हैं वो अमल नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बताना चाहूंगा, देखिए न्यू नॉर्मल है ये, और जो बेजार, इसमें बेजारी की कोई बात नहीं है, इसे वक्त की जरूरत समझे, इसमें लॉजिक की बात करें। क्योंकि मैं कल जिक्र कर रहा था, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, कि कल भी कुछ पेशेंट्स ना कहें कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं, तो उनको समझाना मुश्किल पड़ता है। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, पब्लिक से, आवाम से, कि ऐसा नहीं है कि कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना जिसको हो रहा है डॉक्टर से आके पूछिए, जिनके घर में इंतकाल हो चुके हैं, जिनके घर में डेथ हो चुकी है, उनसे जाके पूछिए कि कितने मुश्किल होती है सबके लिए। तो कोरोना जरूर है और अपनी आप में एक डेडली डिजीज है, अगर हो जाता है खुदा न खास्ता किसको, डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात की जरूरत है। फिलवक्त नॉर्मली न्यू नॉर्मल हम लोग जिक्र कर रहे हैं डिस्टेंसिंग का और फेस मास्क कवर करने का, मतलब फेस कवर करके रखने का, ये एक न्यू नॉर्मल है, इस वक्त जरूरत है ये। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, हम लोगों ने कोट पहन रखा है, वुलन पहन रखे हैं, क्योंकि इस वक्त जरूरत है। 3 महीने बाद जब गर्मी आएंगी तो फिर हम एसी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और अपने गर्म कपड़े उतार देंगे। अभी हमें एसी की जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ कोट ब्लेजर्स की जरूरत है। 3 महीने बाद एसी की जरूरत पड़ेगी, कोट ब्लेजर्स की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही हमें ये जो स्टेप्स है डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की, इस वक्त हमको जरूरत है। इससे बेजारी की कोई बात ही नहीं है, इसके कोई औचित्य नहीं है, इसके कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ पे कि हम बेजार हो चुके हैं। हमें जरूरत है मास्क लगाने की, हमें जरूरत है इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की। सिर्फ ये 2 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है और हम इसको हम काफी हद तक हम इस पे जीत पाएंगे। तो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन शैला साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि सरकारी सतह पर जो कोशिशें की जा रही हैं और कड़े सख्त कानून भी बनाए जा रहे हैं, जुर्माने लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो आसपास का मंजरनामा है वो तब्दील नहीं हो रहा है। अगर कोई इंसान चाहता है कि वो कोरोना SOPs पर अमल करेगा, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पा रहा है। नहीं, ये आपका और मेरा आज इस प्रोग्राम को करने का हमारा मकसद यही होना चाहिए। हम सिर्फ एयर टाइम फिल नहीं कर रहे हैं, हम इस बात की जो गंभीर वो है कि इसकी सीरियसनेस हम बताना चाह रहे हैं, और शायद यही हमारा मकसद है। हम हर हफ्ते प्रोग्राम करके लोगों को बता रहे हैं कि प्लीज आप जो है बेजार मत होइए, ये कोई फिल्म तो है नहीं, ड्रामा तो चल नहीं रहा कि आप बेजार हो गए कि चलिए जी पसंद नहीं आ रहा उठ के चले जाते हैं। अपने लिए नहीं तो अपने बड़े बूढ़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए और आगे फ्यूचर के लिए जो म्यूटेशन हो रही है। अभी तक तो बच्चे नहीं इफेक्टेड है, अगर खुदा ना करे म्यूटेशन होके बच्चों वाला वायरस आ गया तो क्या करेंगे? तो हमारी आगे की नस्लों के लिए हमें करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। दिल्ली में दिल्ली पुलिस बहुत लंबे चौड़े चालान कर रही है, गाड़ी के अंदर अगर आप बैठे हैं आपको मास्क पहनना है। शायद ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक हम पे डंडा नहीं पड़ता हम बात मानते नहीं है, तो इसी तरह हर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और ना करने की आजकल तो हालत ये है कि हम तो घर से निकलते हैं, खुदा ना करे आप मास्क भूल गए तो ऐसा लगता है जैसे दुपट्टा उपट्टा रह गया है। तो ये सेंसिटिविटी आपको अंदर बनानी पड़ेगी, ये आपके अंदर की कहानी है। और जितना हम लोगों से इल्तिजा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आप लोग ये प्रोग्राम कर करके बार बार ये मैसेज दे सकते हैं कि ये जरूरी है, इसका कोई और उपाय नहीं है। एंड होपफुली पीपल विल अंडरस्टैंड कि हम लोग साइंस के लोग हैं, हम सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ, पेशेंट के पेरेंट्स आके बोलते हैं कि बाल कटवा दीजिए और सिगरेट ना पिए। मैंने कहा मैं ये सब बकवासें नहीं करती, जो जरूरत है वो बताऊंगी। तो हम लोग आज 2 डॉक्टर आपने अपने पैनल पे बुलाए, देखिए चलती रहेगी जिंदगी, लेकिन जिंदगी को खुशहाल करने के लिए हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो चलती रहेगी जिंदगी से आवाम को यही मशवरा है कि आपको अपनी जिंदगी अगर चलानी है और अपनों की जिंदगी आगे तक चलानी है, मुस्तकबिल और आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो SOPs पर कोरोना के अमल करना होगा। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, साथ ही अभय साहब आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए। फिलहाल चलती रहेगी जिंदगी में आज आपसे विदा लेते हैं, कल होगी फिर मुलाकात। आदाब।